हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले पार्ट के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ऑक्सीजन फैमिली की, और उसके साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने एक टॉपिक स्किप किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे। वैसे ओजोन के बारे में पढ़ लिया था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक पहले रहने वाला है वो कौन सा है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बच्चों। जनरल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP4। NH2 NP4 होती है बच्चों, ठीक है। और अगर इसके बात करें, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपके पास आएगा 1s2 2s2 और 2p4 आ जाएगा। और ऑक्सीजन के बाद इसके जो नेक्स्ट फैमिली मेम्बर है वो आपका कौन सा है? सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 इतना आपके पास है, बन जाएगा। अगर हम इसको अरेंज करें, हम ऑर्बिटल में दिखाना चाहें तो देखिए इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये आपका 2s मान लेता हूँ और ये आपका 2p। 3s बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 2 के सारे बन चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करवाओगे तो उसी सेल के अंदर जंप कर सकते हैं, नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर सल्फर की बात करें तो इनका ये 3s होगा, उसके बाद 3p होगा और उसके बाद आपका 3d भी होगा, क्योंकि 3 के अंदर आपका d ऑर्बिटल भी होता है। 3s 3p और 3d। अगर हम देखें तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको ये देखना था, इसके पास अगर देखें तो पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -2। तो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगा? -2। जबकि ये टेंडेंसी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो सल्फर के अंदर लेस होती है, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होगा। ऑक्सीजन से नीचे आएगा सल्फर, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ये -2 दिखाने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। इनके भी ऐसे ही बच्चों, 3s के अंदर 2 हैं और 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखिए कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही वो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर पेयर कर ले, जैसे कोई फ्लोरीन के साथ कर ले, तो हाइयर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितने दिखाएगा? +2, यानी OF2 कंपाउंड जो है उसके अंदर ये क्या रहेगा? +2, ठीक है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, और वो किस कंपाउंड के अंदर? O2F2 के अंदर। और एक और ऑप्शन के बारे में ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास केस पर ऑक्साइड का, केस किसका है बच्चों? अगर पर ऑक्साइड का है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। किस केस में? पर ऑक्साइड के केस में। पर ऑक्साइड मतलब जैसे H2O2, तो वहाँ पे आपको कितना लेना है? -1, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, तभी तो हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो कितनी बात पढ़ी हमने ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सल्फर कम चांस है कि वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण -2 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अगर खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ जुड़ा, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी कर सकता है, और ये +1 भी कर सकता है केवल एक कंपाउंड के अंदर, और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करता है किस केस के अंदर? पेरोक्साइड के केस के अंदर, ठीक है। अगर अब बात करें
सल्फर की। किसकी बात करें बच्चों? सल्फर की। तो सल्फर का हम दोबारा से अगर बनाएं, सल्फर का 16 था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो 3s के अंदर 2 दिखाने पड़ेंगे आपको, 3p के अंदर आपको 4 दिखाने पड़ेंगे, और 3p के बाद आपके पास आ जाएगा 3d। डी के अंदर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो कैसे करेंगे? 1 2 1 2 3 और 4। ठीक। अब ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? 2 है तो कितने दिखा सकता है? +2 दिखा सकता है। अगर ये जंप कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये यहाँ जंप कर जाए तो कितने दिखा सकता है? +4 दिखा सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन ये भी जंप कर जाए डी के अंदर, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कितने दिखा सकता है? +6 भी दिखा सकता है। यानी बाकी जो एलिमेंट है वो +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है, जो इसके पास है, यानी जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास नहीं है, जिसके कारण वो +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। वो केवल कौन सी कर सकता है? +2 कर सकता है। क्योंकि जब उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कराऊंगा, जब मान लो ये 2s है, ये 2p है, 3s को 2s मान लूँ, 3p को 2p मान लूँ, और आगे ऑर्बिटल नहीं मानो, तो आप अगर जंप भी कराओगे इलेक्ट्रॉन का, तो s वाला किसके अंदर आएगा? p के अंदर आएगा। तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उतनी ही रहे ना, बॉन्डिंग तो उतनी ही बना पाएगा वो। तो इसलिए वो केवल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 कर सकता है, -1 कर सकता है, +1 कर सकता है। जबकि आपका जो बाकी एलिमेंट्स है वो +2 +4 +6 आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है। और पूछ ले कि वो +4 +6 ऑक्सीजन क्यों नहीं शो कर रहा, तो आपका आंसर आएगा ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी एक थी रिएक्शन विद हैलाइड, इसमें भी हमने थोड़ा ही बताया था। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको। रिएक्शन विद हैलाइड में वैसे तो डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनता है। कौन कौन सा बनता है बच्चों? डाई हैलाइड बनता है, और कौन सा बनता है आपका? टेट्रा हैलाइड बनता है। डाई हैलाइड एंड टेट्रा हैलाइड बनता है। ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, तो ये कुछ एक केस ऐसा है जिसके अंदर आपका हेक्साफ्लोराइड भी बनता है। कौन सा बनता है बच्चों? हेक्साफ्लोराइड। और वो कंपाउंड है आपका SF6। ठीक है। सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ। और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है इसके अंदर? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि SF6 इज नोन बट HCl6 इज नॉट नोन। जो आपका SF6 है उसको तो चलो बन गया, मान लिया +6 से, तो फिर HCl6 भी तो बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बन रहा? तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों कि सल्फर का साइज छोटा है। सल्फर का साइज क्या है? छोटा है। तो आपके 6 फ्लोरीन सराउंडेड हो जाते हैं। जैसे 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये आपके पास फ्लोरीन 6 फ्लोरीन आपके पास सराउंडेड हो गए किसके? सल्फर के। जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो क्लोरीन जो 6 क्लोरीन एटम है वो सराउंडेड नहीं आ सकते किसके? सल्फर के, क्योंकि सल्फर का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। यानी उसके सरफेस के पर मान के चलिए आप, उसके चारों 6 क्लोरीन एटम अटैच्ड नहीं हो सकते। तो आप किसका रीजन दोगे कि सल्फर का साइज छोटा है तो 6 फ्लोरीन तो अटैच्ड हो जाते हैं उसके सराउंडेड, जबकि आपके क्लोरीन जो है वो अटैच्ड नहीं हो पाएंगे ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एंड स्मॉल साइज ऑफ सल्फर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि SF6 इज नोन बट HCl6 इज नॉट नोन। और एक ही केस हेक्साफ्लोराइड का बनेगा और वो होगा आपका SF6, बाकी कोई आपका हेक्साफ्लोराइड नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सल्फर का एक ही हमें ध्यान करना है। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ पॉइंट थे वो आपको मैंने बताए। अगर हम बात करें सल्फर के एलोट्रोप्स की, किसकी बात करें बच्चों? एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ये
क्या हैं, एलोट्रोप्स हैं। 2 एलोट्रोप्स पढ़ रहे हैं हम, एक है रोहम्बिक सल्फर और एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन कौन से, रोहम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। रोहम्बिक सल्फर को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, अल्फा सल्फर, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा सल्फर। जो अल्फा सल्फर है वो सोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। लगभग आपको ये दोनों ही ठीक कर लें, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, ऐसे लिख लेंगे, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर इज नॉट सोल्यूबल इन ए वाटर, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों ही इनसोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और दोनों ही सोल्यूबल है किसके अंदर, जैसे आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, उनके अंदर ये सोल्यूबल है। एट 369 केल्विन अल्फा सल्फर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर। अगर इसको 369 केल्विन पे आपने हीट किया तो अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा सल्फर में। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ज़्यादा है तब बीटा सल्फर जो है वो आपकी स्टेबल फॉर्म है, अगर 369 से कम है तब अल्फा जो सल्फर है वो आपकी स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बिफोर 369 केल्विन अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल एंड आफ्टर 369 केल्विन बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड रोम्बिक सल्फर। तो आपका जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पे आपके पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रोम्बिक सल्फर रहेगा। तो क्या पढ़ा बच्चों, 2 प्रकार के, एक अल्फा सल्फर एक बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों ही इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, और अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जो है वो दोनों ही सोल्यूबल हैं कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, इस तरह के ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। अगर 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर तो अल्फा सल्फर ही बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ये अल्फा सल्फर रहेगा। इसलिए लोअर टेम्परेचर पर स्टेबल फॉर्म है अल्फा सल्फर, और 369 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो स्टेबल आपकी फॉर्म है बीटा सल्फर, ठीक है। तो ये था आपके बारे में सल्फर के बारे में, ठीक है। सल्फर जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर एग्जिस्ट करता है बच्चों S2 की फॉर्म में, S6 की फॉर्म में और S8 की फॉर्म में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक में हम S6 लेके चलते हैं, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर हम क्या लेके चलते हैं, S6 लेके चलते हैं, जबकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपकी कौन सी है, S8 है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर सल्फर एग्जिस्ट करता है इस तरह से, और आपके पास जो S2 है उसके बीच में बॉन्ड बनाना बहुत आसान था, लार्ज सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप O2 का बनाया था, सल्फर के लार्ज सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर पेयर कर लेंगे और ये बन जाएगा। बात आती है सल्फर 6 की। सल्फर 6 को आप बोल सकते हो एग्जिस्ट इन चेन फॉर्म, और इसको बोल सकते हो आप क्राउन शेप, ठीक है। क्राउन मतलब ताज होता है उस शेप का, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको S6 का बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे आप, जैसे ये बनाया, ऐसे बैठने लायक चेयर बना दी, फिर ऐसी एक और ऊपर लेयर, ठीक है, ऐसे बना देनी। अब जहाँ जहाँ आपके टर्न है या 2 लाइन मिली है, मुड़ी है, वहाँ हम क्या दिखा देंगे, सल्फर। यहाँ 2 लाइन मिली, एक सल्फर, यहाँ टर्न, एक सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर। कितने सल्फर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये चेयर फॉर्म बोला जाता है, इस तरह से बनाना है। अगर हम बात करें S8 की, तो आप एक तरीका कर सकते हो, जो धमाल के अंदर जो W ढूंढ रहे थे ना, वो W बना सकते हो इस तरह से, बड़े वाला W बना लिया ये। अब वही काम करना है जैसे S6 में किया, एक सल्फर, एक सल्फर, जहाँ आपका टर्न है वहाँ सल्फर, तो इस तरह से आपने सल्फर दिखा देना, ठीक है। तो ये क्राउन शेप बन जाएगी। थोड़ा सा आपको W टाइप भी बना देना, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, S8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बनाने के तरीके बता दिए मैंने। चेयर फॉर्म में S6, बस इतना ध्यान रखना, S8 क्राउन शेप में, तो उसके हिसाब से हम बना देंगे। नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में हमारा पहला कंपाउंड्स आता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी रोटनेक स्मेल होती है, क्या होती है, रोटनेक स्मेल होती है। प्रिपरेशन बहुत आसान है, आयरन सल्फाइड को रिएक्ट करोगे किसके साथ है, H2SO4 के साथ। जब हमें पता है कि आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड है तो Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और दूसरे में देखें तो हमारे पास H पॉजिटिव, और क्या मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव।
तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा FeSO4, और हाइड्रोजन सल्फर आपस में रिएक्शन करेंगे तो जैसे हम लिखते हैं चार्ज लिख दो, इनके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया H2S गैस बन जाएगी। तो बहुत आसान है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना इसकी रोटन XML होती है। कैसी होती है इसकी रोटन XML होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं किसकी, डाइल्यूट H2SO4 की, तो आपके पास H2S बन जाता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड को कंबस्टन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको जैसे आप क्या करते हो, कोई भी जैसे CH4 है, इसको आप कंबस्टन करते हो, जलाते हो तो क्या बनाया था, जो हाइड्रोजन के अलावा होता है उसका ऑक्साइड यानी CO2, फिर हाइड्रोजन का ऑक्साइड, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड कौन सा होता है H2O। वैसे ही अगर H2S को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा, कंबस्टन करूंगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O और सल्फर का ऑक्साइड SO2 इस तरह से बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बात ध्यान रखेंगे कि जो CO है, CO2 है और H2S है, इन सभी की फ्लेम जो होती है, जब ये जलते हैं तो इनकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लू होती है। फ्लेम कैसी होती है बच्चों, ब्लू फ्लेम। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम के लिए कि जब ये H2S जलता है, रोटन एक स्मेल होती है और ब्लू फ्लेम होती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भी ब्लू फ्लेम ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है कि वाई H2 इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर H2S गैस एट रूम टेम्परेचर, कि H2 लिक्विड है, H2S गैस है, ऐसा क्यों है। तो बच्चों जो आपका H2O है, जिसकी बात करें H2O है, तो H2O है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जबकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो हम क्या बोलेंगे कि H2 के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्लस में आपने पढ़ा हुआ, एक इंट्रामोलिकुलर होती है, एक इंटरमोलिकुलर होती है। तो ये जो बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कौन सी बन रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, एसोसिएट यानी इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं, नज़दीक नज़दीक रहना स्टार्ट कर देते हैं। और नज़दीक रहेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। और बहुत नज़दीक रह जाए, चिपक के रह जाए तो क्या होते हैं, सॉलिड। पता है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड स्टेट में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, इसलिए ये गैस होता है। ठीक है, तो इंटर रहेगी आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक बाकी आप सब कुछ कर लोगे, मैंने बता दिया है। अब देखो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, और हाइड्रोजन देगा वो आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा, क्योंकि जब वो हाइड्रोजन देगा वो दूसरे के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐसा हमने किया भी है ना, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, क्या हाइड्रोजन देता है, जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, चर्चा की ना। वैसे H2S भी तो हाइड्रोजन देता है। तो H2S ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स हाइड्रोजन, हैंस इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन किसी दूसरे में जुड़ेगा, अगर ये हाइड्रोजन दूसरे में जुड़ेगा तो उसकी क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन रिएक्शन विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S इटसेल्फ गेट्स ऑक्साइड टू कोलाइडल सल्फर। तो इसका सल्फर बन जाता है, ये ध्यान रखना। यानी H2S है, ये क्या देगा आपको, सल्फर प्लस हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन तो क्या होगा आपके पास, जुड़ जाएगा किसके अंदर, दूसरे सब्सटेंस के अंदर, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इसका तो हाइड्रोजन हट गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो खुद का क्या हो गया बच्चों, 1 सेकेंड, तो इससे हाइड्रोजन हट गया तो इसकी तो रिडक्शन होगी ना, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये सल्फर बनाता है, इतना ध्यान रखना। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होता है। ठीक है, उसकी 4 रिएक्शन, इन 4 रिएक्शन के अलावा आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या होता है कि जो ये रिड्यूस कर सकता है Fe3 पॉजिटिव Fe2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपको पता भी होगी वैसे तो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ठीक है, Fe+3 से क्या बन गया आपका, Fe+2 बन जाएगा। ठीक है, तो Fe3 इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +2 होगी, डिक्रीज होगी, तो इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं। कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड से समझिए आप, Fe का एक कंपाउंड लिया कौन सा, FeCl3, फिर कौन सा लिया इसका H2S, उसके साथ रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या बनेंगे HCl,
इसका +2 वाला बन जाएगा कौन सा, FeCl2 प्लस क्या आ जाएगा, सल्फर। इसी प्रकार H2O2 से H2O, ठीक है, H2O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1, और H2O के अंदर कितनी होती है, -2। तो डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, रिडक्शन। इसको भी रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस कर दिया वाटर के अंदर, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, H2O प्लस में क्या आ जाएगा, सल्फर। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसकी रिएक्शन कर सकते हो, Mn+7 टू Mn+2। तो इसके लिए थोड़ा सा एसिडिक मीडियम चाहिए, लिखा है ना, इन एसिडिक मीडियम। तो K1O4 लिया, H2S की रिएक्शन करेगी किसके साथ, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा पास, Mn+2 प्लस सल्फर प्लस H2। आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने जैसे Fe3 पॉजिटिव लिखा, वैसे आप आयनिक फॉर्म में लिख सकते हो। कल आपको आयनिक फॉर्म में लिखने का तरीका भी बताएंगे। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन ये होमवर्क रहेगा, HNO3 से क्या बनाना है आपको, NO2 बनाना है। ठीक है, इसके बाद एक कंपाउंड्स और आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर इन एयर, बर्निंग सल्फर इन एयर। तो सल्फर प्लस O2 SO2 सिंपल तरीका है बनाने का। या फिर कोई आपके पास सल्फाइड है, सॉरी सल्फाइड और है, उसको आप हीट करो, एक्सेस ऑफ एयर यानी रोस्टिंग प्रोसेस लगाओ। और रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर भी कौन सी गैस बनती थी बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये दो तरीके हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के, या तो सल्फर को डायरेक्टली बर्न करो, सल्फर को डायरेक्टली क्या करो, बर्न करो एयर के अंदर, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। या फिर कोई आपका सल्फाइड हो रहा है, यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो बाई रोस्टिंग प्रोसेस। अब रोस्टिंग प्रोसेस मैं बता चुका हूँ क्या होता है। CO2 is formed by carbonate, bicarbonate. Similarly, SO2 is formed by sulfite and bisulfite. जैसे आप क्या करते हो, जैसे Na2CO3 मैंने बताया भी होगा कि CO3 आ जाए तो CO2 निकाल देंगे। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर SO3 आ जाए ना, तो आप SO2 निकाल दोगे। जैसे बाइकार्बोनेट क्या होता था, NaCO3 होता था, वैसे हम बाइसल्फाइड की बात कर रहे हैं कि अगर कार्बन की जगह पर सल्फर आ जाए तो आपके पास ये भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Na2SO3 के HCl के साथ रिएक्शन कराई तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl, SO2 निकल जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O भी बना लेंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में हो जाएगा, ब्लेस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है, 10th की रिएक्शन है ये। ठीक है, तो जहाँ पे कार्बन था वो रिप्लेस हुआ है सल्फर से, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अलग अलग करके भी देख सकते हो। हाइब्रिडेशन एंड शेप क्या होती है इसकी, अब देखिए शेप तो ये बेंड शेप मैंने आपको दिखा रखी है। जैसे स्टार्टिंग में आप ऐसे बनाते हैं, रफली भी बनाते हैं, लेविस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं आप, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, ये तो एक तरीका है जो बुक में दे रखा है, आप करके देख लेना। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, एक सिग्मा होता है डबल में, एक सिग्मा होता है, तो 2 तो सिग्मा है, एक लोन पेयर है, कितने हो गए, 3। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp2 होगी। कौन सी होगी, sp2। और इस शेप का नाम क्या होगा, बेंट शेप होगा। क्या नाम होगा उसका, बेंट शेप। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर 2, तो लोन पेयर ऊपर दिखाएंगे इस तरह से, ये लोन पेयर हो जाएगा, और यहाँ आपके पास ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो ये बनेगी इसकी बेंट शेप। ठीक है, तो SO2 की हाइब्रिडेशन sp2 और बेंट शेप। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम SO2 की, तो पंजेंट स्मेल होती है, तीखी गंध होती है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और सॉल्यूशन बिकम बन जाता है आपका एसिडिक। SO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जोड़ देना है H2SO3। ठीक है, व्हेन SO2 इज पास्ड, और आपको ये भी बताया था आपको मैंने कि जब भी आप SO2 की या किसी की वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में होती है। ठीक है, व्हेन SO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन टर्न मिल्की, जैसे आपका CO2 था, जैसे CO2 को भी पास करवाते थे लाइम वाटर से तो मिल्क हो जाता था। और व्हेन SO2 इज पास्ड इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइसल्फाइड। तो सबसे पहले आप जहाँ पे CO2 था वहाँ पे सल्फर कर लीजिए, तो सल्फर सी की जगह सल्फर किया तो SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर के साथ कराया तो क्या बन जाता था, कैल्शियम कार्बन CaCO3 बनता था, तो यहाँ बन जाएगा CaSO3 प्लस H2। और एक्सेस ले लिया था आपने, क्या बन जाएगा, ये बाइसल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसी प्रॉपर्टीज है जैसे आपकी कार्बन की अपने बोरोन फैमिली में पड़ी होगी, ग्रुप 14 के अंदर पड़ी होगी, वैसी ही फैमिली है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं है। ये भी रिड्यूसिंग नेचर है, क्योंकि आपका जो SO2 है उससे सल्फर बन सकता है,
और सल्फर +6 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये जो SO2 से क्या बन रहा है हमारा, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो इसकी खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यानी खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे की क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे आप रिएक्शन देख सकते हो, Fe3 पॉजिटिव SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव H2SO4। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिखना है, जैसे जैसे अगर आप आयनिक फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, आपको SO2 प्लस H2 क्या बन जाएगा बच्चों, H2SO4 प्लस है नसेंट है ऑक्सीजन, प्लस क्या बन जाएगा, नसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर ये हम बात करें कि जो नसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये नसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, पास ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। आयनिक फॉर्म में हम एक दिन अलग से पढ़ेंगे, तो ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट नहीं लिखी है, इसमें केवल ये बताएगा कि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गए, Mn पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं, और जो आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और उसके हिसाब से हम देखें क्रोमियम +3 बन जाएगा। इसी तरह से ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको हम आयनिक रिएक्शन के साथ है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हो कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है। ऊपर वाले जो पीछे करवाए थे वही सेम है, इनकी आयनिक रिएक्शन दोनों की मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे हम आयनिक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाउ मेनी पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स आर इन SO2। अब ऑक्सीजन के अंदर तो P है, D तो है ही नहीं। चलो, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली इस तरह से। अब आपको क्या देखना है, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। एक ऑक्सीजन के साथ 2, तो 2 के साथ कितने, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4। एक लोन पेयर होना चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने चाहिए। तो हमने इसको जंप करवा दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ। अब देखो क्या बन सकता है, कितने बॉन्ड हैं, सिग्मा। तो पहले सिग्मा ही बनेगा बच्चों, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा। ठीक है, आपको पता है ना, जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा ही सिग्मा ही होता है, यानी पहले सिग्मा बनता है, दूसरा अगर बॉन्ड बने तो पाई बना है, तो इसलिए पहले 2 सिग्मा बॉन्ड छोड़ दिया आपको। ठीक है, अब बच गया ये, एक तो पी का है और एक कौन सा है, डी का है। तो सल्फर का एक पी पाई है, दूसरा कौन सा है, डी पाई। जबकि ऑक्सीजन का तो हमेशा ही कौन सा रहेगा, पी पाई रहेगा। इसका मतलब एक बॉन्ड बनेगा पी पाई और एक बॉन्ड बनेगा पी डी पाई। ठीक है, ऑक्सीजन का तो पी का ही ओवरलैप करना है बच्चों, समझ में आया कि नहीं ये बात। तो आपको सिग्मा बॉन्ड पहले वाले छोड़ देने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको छोड़ देने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक इसका पी का है, एक इसका डी का है। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको पता ही है। जैसे SO3 के अंदर पूछे, देखो बच्चों, SO3 के अंदर कितने पी पाई और डी पाई बॉन्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 बॉन्ड बने तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सभी को जंप करवा लोगे। अब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो 1 2 और 3, ये तो छोड़ दिया। अब क्या बचा, एक तो पी का बचा, यानी पी पाई बन जाएगा। दूसरा कौन सा है, डी पाई है। तीसरा भी कौन सा है, डी पाई। जबकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास तो पी है, तो पी पाई, वो तो पी पाई बनेगा। तो इसका मतलब एक बनेगा पी पाई और 2 बनेंगे पी पाई डी पाई। 2 कौन से बनेंगे, पी पाई डी पाई। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें S3O9 की, तो ये स्ट्रक्चर कुछ बच्चों वैसे ही है जैसे आपने वो बनाए थे। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आपने P4O10 के बनाए थे, P2O5 के बनाए थे, जो भी ये स्ट्रक्चर, वैसे हमें किसका बनाना है, S3O9 का बनाना है, S3O9 का बनाना है। अब P4 था तो मैंने आपकी एक स्क्वायर टाइप बना ली थी, है ना, जैसे ये बना लिया था, P P P और P, और इन चारों को हमने कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें S3O9 की, 3 है तो ट्रेंगल बना लेते हैं पहले। क्या बनाते हैं, ट्रेंगल, सल्फर सल्फर सल्फर, इस तरह से ट्रेंगल बन गई बच्चों, आप रफली बनाओगे।
अब इसमें क्या है, इनके बीच में ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, 1 2 3। अब सल्फर के लार्ज सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी 2 लोन पेयर कह सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर अभी पेंडिंग है। इसके बाद ऑक्सीजन 3 है, लगाने कितने हैं, 9। तो यहाँ हम ऑक्सीजन दिखा दें, यहाँ ऑक्सीजन दिखा दें। इसी प्रकार ये भी 2 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं सल्फर, इसके साथ भी 2 जुड़ सकते हैं। अब काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 ऑक्सीजन और सल्फर है। बोलो आसान है कि नहीं डायग्राम। 3 है, 3 से ट्रिंगल बनती है, 4 है, 4 से वो स्क्वायर बनाया था हमने, ठीक है। बीच में पहले हम क्या दिखाएंगे, बीच में पहले क्या दिखाएंगे, हम ऑक्सीजन दिखाएंगे, फिर भी पूरे नहीं होंगे तो हम साइड में भी दिखाएंगे। तो ये बन गया H3O9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में आप सभी के बना सकते हैं, मैं 2-3 ही बना के दिखाऊंगा, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमने इसलिए आयनिक रिएक्शन भी स्किप किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आयनिक रिएक्शन डिटेल में कराऊंगा विद बैलेंसिंग। देखिए बच्चों, आपका H2SO4 है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो नाम याद होगा। और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत आसान है, ठीक है। क्या होता है कि सल्फर के लार्ज सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 तो डबल बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल बना लेगा, दूसरा भी इधर सिंगल बन जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4। ये तो बिल्कुल आसान है, बना भी लिया होगा आपने, कोई दिक्कत है तो फिर आप प्रॉब्लम ले सकते हो। अब सल्फ्यूरस एसिड के बाद आता है आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला बनाना है। पायरो क्या था बच्चों, पायरो था कि IIM का एक स्टूडेंट, और कौन सा स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, वो हाइपर के अंदर रहता है, तो हाइपर को उसको रिलीव करने के लिए हम पर ऑक्साइड है, क्या बच्चों, पर ऑक्साइड देते हैं। तो टॉप में क्या था, 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव करना, तो क्या बनेगा, पायरो बनेगा, क्या बनेगा, पायरो टॉप। तो 2 मॉलिक्यूल लो, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लिए, उनमें क्या करेंगे, O का मतलब 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकालेंगे, तो H4H2O8 में H2O निकाला तो क्या बनेगा, H2H2O7 बन गया। अब वैसे क्या करना है, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको, और H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आपके पास दोनों को जोड़ेंगे और वाटर निकाल देंगे, बहुत आसान है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आपस में लिंकेज हो जाएगी, ये सीधे जुड़ जाएंगे, पर ऑक्साइड भी बन जाएगा। इसके बाद आता है हाइपो, ठीक है। हाइपर या हाइपो से हम याद रखेंगे पर ऑक्साइड, इसमें क्या था, 2 मॉलिक्यूल। IM कौन सा था, मेटा, मेटा में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल वाटर का निकालना, जबकि हाइपो के अंदर क्या करेंगे, हम पर ऑक्साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, पर ऑक्साइड, तो डबल करेंगे, पर ऑक्साइड निकालेंगे, H2H2O6 बन जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, 2 H2SO4 को नजदीक लेके आएंगे और वहां से H2O2 निकालेंगे। पिछली बार H2O निकाला था, अच्छा एक बात भाई, पिछली बार H2 निकाला, यहाँ पे गलत दिखा रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, तभी मैं सोच रहा था ऑप्शन आपस में कैसे बॉन्डिंग हुई। H और H ले रखा है ना इसमें, इसमें देखो क्या ले रखा है, H और H लेना क्या, H2, तो एक ऑप्शन भी लेना, कौन सा ले लो, जैसे ये दिखा दिया मैंने, ये ऑप्शन ले लिया, अब बना H2, और इधर वाला ऑप्शन भी ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O2, ठीक है बच्चों। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइपो का हो जाएगा, कर लोगे। ये डायग्राम आप देख सकते हो, अब अच्छे दिख जाएंगे सारे आपको, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट कौन सा है, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये होमवर्क रहेगा आपको, ना बने तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। वैसे तो बना रखा है, बनेगा कैसे ये देखना है। नेक्स्ट है पायरो सल्फ्यूरस एसिड, तो कुछ नहीं करना, पायरो सल्फ्यूरस एसिड का मतलब क्या होगा, टॉप आ गया, फिर 2 मॉलिक्यूल लेंगे सल्फ्यूरस एसिड के, यानी H2H2O3 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और उनमें से एक मॉलिक्यूल घटा देंगे, किसका, H2 का, तो क्या बन जाएगा, H2H2O5 बन जाएगा। डायग्राम खुद प्रैक्टिस करोगे, ना बनेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, हाइपोसल्फ्यूरस आना था, गलती से लिखा गया, ठीक करें, हाइपो फॉस्फोरस नहीं होगा, वो तो हमारे फैमिली चलेगी। तो इसमें क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हाइपो परऑक्साइड, यानी हाइपर हो जाता था उसको परऑक्साइड देते थे, तो इसमें परऑक्साइड निकाल देंगे, ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। तो ये थे कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू बच्चों।